तो हम करंट इलेक्ट्रिसिटी से स्टार्ट कर रहे हैं बेटा। चैट में बात करना सब लोग, जो भी सवाल पूछना हो सारी चीजें। हम जो है वो माइक पे बात नहीं कर पाएंगे। आप लोग के माइक जो है सबके मैंने म्यूट रखे हुए हैं। आप लोग को जो भी सवाल हो चैट में पूछना ताकि उसका जवाब दे सको, ठीक है। चलो, लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। अब अगेन, ये जो फाइल्स हैं आपकी, इनको यूजुअली मैंने सब टॉपिक वाइज जो है वो ब्रेक डाउन किया हुआ होता है। तो अगर आपको यहाँ पे नजर आ रहा हो तो आप देख सकते हो कि मैंने दो पार्ट्स में चैप्टर को डिवाइड किया हुआ है। इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज यानी चार्ज, करंट, वोल्टेज, रेजिस्टेंस, पावर, एनर्जी, इसकी कैलकुलेशंस के लिए आप जो है वो ये सब टॉपिक का। फिर दूसरा टॉपिक जो है वो रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी की बेस के ऊपर है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन जो है वो करो, फिर मुझे आंसर बताओ, फिर आगे चलते हैं। पहले दो क्वेश्चन कर लो, बल्कि करंट इलेक्ट्रिसिटी से हम स्टार्ट कर रहे हैं। डू द फर्स्ट टू क्वेश्चंस एंड लेट मी नो योर आंसर। 2 मिनट देंगे मैक्सिमम, बहुत ज्यादा ये क्वेश्चंस ऐसे नहीं है जिसमें बहुत टाइम लगे। इजी क्वेश्चंस ही हैं इस पहले चैप्टर के, ठीक है। सो आई डोंट थिंक यू शुड फाइंड देम वेरी हार्ड। इनफैक्ट ये जो सेक्शन जिसमें हम अभी कर रहे हैं, इसके अंदर यूजुअली आपको फॉर्मूलाज जो है वो सही पता होने चाहिए। इफ यू नो द करेक्ट फॉर्मूलाज देन यू कैन इजीली आंसर ऑल द क्वेश्चंस, ठीक है। चलो, मुझे चैट में पहले सवाल का और दूसरे सवाल का जवाब दो जल्दी से, शाबाश, मैं वेट कर रहा हूँ। हाँ भाई, किसी ने सॉल्व किया पहला वाला? अजबर, अली, वासे, did anyone find the answer to the first question? यार मुझे क्यों लग रहा है कि मुझे मेरी आवाज ही किसी को नहीं सुनाई दे रही, कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा कहीं से। कुछ क्या सीन है बेटा? चैट में ना किसी का कोई जवाब है ना कुछ है, क्या चल रहा है? हेलो। चलो फिर अगर आवाज आ रही है अजबर बेटा तो फिर सॉल्व करके जवाब भी दो ना, इतना क्या मुश्किल है। करंट 2 एम्पेयर्स 4 मिनट्स के लिए ऑन किया है। हाउ मच चार्ज इज पासिंग थ्रू, क्या फॉर्मूला यूज होगा? बेसिक तरीन सवाल है। चार्ज इज करंट इनटू टाइम। 2 एम्पेयर्स आपका करंट है, टाइम आपका 4 मिनट्स है, लेकिन जाहिर सी बात है इसको आपने 60 से मल्टीप्लाई करना है बिकॉज आप सेकंड्स में से कन्वर्ट करेंगे। तो आपका क्या जवाब आता है इससे? कैलकुलेटर नहीं मेरे पास, तो मुझे आपकी हेल्प चाहिए होगी, मेरे पास कैलकुलेटर नहीं रखा हुआ। तो 2 इंटू 4 इंटू 60 क्या हो जाएगा? जी बेटा, 2 इंटू 4 इंटू 60 क्या आ रहा है? एनीवन? 480 कूलम्स आ रहा है, ठीक है। सो पहला क्वेश्चन हो गया हमारा। उसके बाद वो कह रहे हैं 1 वोल्ट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज
वोल्ट जो है वो किस चीज का यूनिट है, वोल्टेज का डेफिनेशन है ना। क्या आपको पता है कि वोल्टेज को आप डिफाइन कैसे करते थे, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, यही डेफिनेशन होती थी। अब इनके यूनिट्स को याद करो, इसका यूनिट होता था जूल्स, इसका यूनिट होता था कूलम। तो इसका मतलब हम इसको कैसे जो है वो लिख सकते हैं, वोल्ट्स को जूल्स पर कूलम। जूल पर कूलम कहाँ लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है। ठीक है, दोनों क्वेश्चन हो गए। तीसरा क्वेश्चन देखें अब आप, वो आपसे कह रहे हैं स्टूडेंट इज इन्वेस्टिगेटिंग द रेजिस्टेंस। स्टूडेंट जो है वो इन्वेस्टिगेट कर रहा है रेजिस्टेंस को, रेजिस्टेंस निकालने के लिए उसने सर्किट बनाया है। कह रहे हैं आर की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 5 ओम है, सूटेबल रेंज बताएं वोल्ट मीटर और एम मीटर की। पहले तो आप सूटेबल वैल्यू निकालें ए की और एम मीटर रीडिंग की और वोल्ट मीटर रीडिंग के। आपके ख्याल में कि आपका जो वोल्ट मीटर एम मीटर है उसकी रीडिंग क्या होगी, उसकी रेंज जो है उसके अंदर अगर आप जीरो को इग्नोर कर दें। देखो आपको पता है आप रेंज क्यों सिलेक्ट करते हो, रेंज इसलिए सिलेक्ट करते हो ताकि आपकी एक्यूरेट वैल्यू आ सके, यही वजह है ना। तो आप जो है वो वैल्यू को इजीली रीड कर सको। अब उन्होंने आपको जब बता दिया आपका रेजिस्टेंस 5 ओम है, तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि आपकी वोल्ट मीटर पे और एम मीटर पे रीडिंग क्या आएगी। इसके लिए आप क्या करोगे कि आप ये देखो कि वोल्टेज की जो रीडिंग है ये वाली और करंट की जो रीडिंग है ये वाली, क्या इससे 5 ओम्स का आंसर आता है। रेजिस्टेंस चेक करो, रेजिस्टेंस क्या है, V अपॉन आई। इससे रेजिस्टेंस कितना आ रहा है इसको और इसको लेके, 2 डिवाइडेड बाय 0.5 से क्या आता है, 4 ओम्स आता है अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, दूसरे वाले को चेक करो, 2/2, इससे तो 1 ओम आता है। अब ये तो बिल्कुल भी करीब करीब भी नहीं है ये वाला, ये तो करीब करीब भी नहीं है एक्चुअल रेजिस्टेंस के जो कि 5 ओम के करीब करीब है। तो ये भी हमें सही आंसर नहीं लग रहा। ये वाली रेंज और ये वाली रेंज जो है इससे भी हमें जो आंसर मिल रहा है वो तकरीबन 1 ओम का मिल रहा है। तो इससे भी 5 ओम का रेजिस्टेंस सही मेजर करना सही नहीं रहेगा। ठीक है, और अगर आप इसको देख लो तो इसमें 10 और 5 को आप डिवाइड करो तो आपके पास 2 ओम आंसर आ रहा है। तो आपका कौन सी वाली रेंज है मोस्ट अप्रोप्रिएट जिसमें करंट और वोल्टेजेस की वैल्यूज जो है वो इस तरह की एक्यूरेटली रीड हो सकेंगी कि 5 ओम के करीब करीब आंसर आ जाए। सबसे करीब जो हमारा आंसर आ रहा है वो 4 ओम्स वाला आ रहा है। सो ए वुड बी आवर आंसर। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स कीप मूविंग ऑन। अब मैं कम रुकूंगा क्योंकि तुम लोग जवाब नहीं दे रहे हो, तो मैं खुद ही आगे चलूंगा फिर। ठीक है, ओके, लेट्स डू अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। अब मैं आप लोगों का इंतजार कर रहा हूँ, मुझे क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर चाहिए 1 मिनट के अंदर अंदर। 1 मिनट में आंसर मिल गया तो ठीक है, वरना फिर मैंने तो सॉल्व करके दिखाना ही है ऑब्वियसली, बट आई वांट आंसर्स फ्रॉम यू गाइस एज वेल। बिल्कुल सिमिलर उसी टाइप का सवाल है जो क्वेश्चन 1 था, वही सेम फॉर्मूला यूज होगा। सो क्या करेंगे, 45 कूलम का चार्ज फ्लो कर रहा है 3 मिनट्स के लिए, करंट निकालना है। तो करंट इज चार्ज अपॉन टाइम, चार्ज इज 45 कूलम, टाइम आपको जाहिर सी बात है 3 नहीं लिखना है यहाँ पे बल्कि 3 × 60 लिखना है। वजह, बिकॉज आपके पास जो टाइम है उसे आपको सेकंड्स में लेना जरूरी है। सो 45 डिवाइडेड बाय 180, 45 डिवाइडेड बाय 180 क्या होगा। कैलकुलेटर तो नहीं है मेरे पास, लेकिन मुझे पता चल रहा है आंसर तो 1 से छोटा ही आएगा। तो आई थिंक क्लियरली यही आंसर है, यही आंसर है। ठीक है, अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 6 को देखें। विच डायग्राम शोज द अरेंजमेंट फॉर एम मीटर वोल्ट मीटर टू ऑब्टेन द रीडिंग्स टू फाइंड द पावर ऑफ द लैम्प। आपने पावर निकालनी है एक लैम्प की, तो वोल्ट मीटर और एम मीटर जो है वो लैंप के साथ उन्होंने लगाने की कोशिश की ताकि लैंप की पावर कैलकुलेट की जा सके। तो कौन सा ऑप्शन जो है वो सही है, कौन सा सर्किट सही से डिजाइन हुआ हुआ है। अगर आप देखो हर सर्किट में सेल और वेरिएबल रेजिस्टर तो लगा हुआ ही है, लैंप भी लगा हुआ है। मेन चीज है वोल्ट मीटर और एम मीटर की अरेंजमेंट किसमें सही है। आपको पता है कि पावर का फॉर्मूला क्या होता है, वी आई। वी आएगा आपका वोल्ट मीटर से और आई आएगा आपका एम मीटर से। अब आपने सिर्फ ये देखना है कि कहाँ पे आपका वोल्ट मीटर पैरेलल में लगा हुआ है, लेकिन पैरेलल में किस चीज के साथ, पैरेलल में लैंप के साथ होना चाहिए। अब जैसे यहाँ पे सेल के साथ पैरेलल में लगा हुआ है तो ये ऑप्शन जो है ये गलत हो गया। और एमीटर जो है वो सीरीज में होना चाहिए, यहाँ एमीटर तो ठीक लगा हुआ है
वो ठीक रीडिंग लेगा क्योंकि वोल्टमीटर ठीक रीडिंग नहीं देगा। यहाँ पे वोल्टमीटर भी ठीक लगा हुआ है, एमीटर भी ठीक लगा हुआ है, ये सही है। यहाँ पे एमीटर पैरेलल में लगा दिया, वोल्टमीटर भी सीरीज में लगा दिया, उल्टा हो गया। और यहाँ पे वोल्टमीटर सीरीज में लगाया हुआ है, एमीटर चलो सही लगाया हुआ है, लेकिन ऑब्वियसली ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता, तो ऑप्शन बी इज योर आंसर। सिंपल सा क्वेश्चन था। 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, थंडर स्टॉर्म है, लाइटनिंग फ्लैश होता है, और उस फ्लैश में जो चार्ज फ्लो करता है क्लाउड और अर्थ के बीच में, वो 20 कूलम का चार्ज फ्लो करता है इन ईच फ्लैश, एंड देयर आर 3 फ्लैशेस एवरी मिनट। एवरेज करंट निकाल दें हम, एवरेज करंट। टाइम आपके पास है 1 मिनट एवरी मिनट। कितने फ्लैश हो रहे हैं? टोटल 3 फ्लैश हो रहे हैं। हर फ्लैश में टोटल कितना चार्ज फ्लो कर रहा है? 20 कूलम का चार्ज फ्लो कर रहा है। 20 इंटू 3 कितना होता है? 60 कूलम का टोटल चार्ज फ्लो कर रहा है। हमें निकालना है करंट। हमें पता है कि करंट का फॉर्मूला होता है चार्ज अपॉन टाइम। अब अगर 1 मिनट का टाइम है तो वो 60 सेकेंड्स होंगे, और चार्ज कितना फ्लो कर रहा है? 60 कूलम का चार्ज फ्लो कर रहा है। तो 60 अपॉन 60 ऑन एवरेज 1 एम्पेयर का करंट फ्लो कर रहा है, और ये आपका हो गया ए। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, सिर्फ वही फॉर्मूला अभी तक हम बार बार यूज कर रहे हैं। आज अच्छा टाइम वेस्ट नहीं करते, जल्दी जल्दी आगे चलते रहते हैं। ओके, अनदर क्वेश्चन अबाउट हाउ मच चार्ज इन द 3 ohm resistor in 1 minute. Okay, ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है। You might need to use another formula over here. You might need to first find out कि करंट कितना फ्लो करेगा। करंट निकाल के फिर उसके बाद आप टाइम से मल्टीप्लाई करके फिर चार्ज की वैल्यू निकाल सकते हो। सो आई विल गिव यू अनदर मिनट टू थिंक अबाउट दिस, then we will look at the solution. So first think about the question, try to solve it, let me know the answer, फिर उसके बाद हम आगे चेक करते हैं कि एक्चुअल सॉल्यूशन क्या है। So what will we do first? सबसे पहले हम निकालेंगे करंट। करंट लेकिन यहाँ हम कैसे निकालेंगे? V और R की वैल्यू से। सो 6 वोल्ट्स ओवर 3 ohms, V अपॉन R से मैं निकाल रहा हूँ कि करंट 2 एम्पेयर का फ्लो करेगा, 2 एम्पेयर का। अब मुझे चार्ज निकालने के लिए Q इज इक्वल टू आई टी यूज करना है। 2 एम्पेयर का करंट फ्लो करेगा, 1 मिनट का मतलब 60 सेकेंड। तो 120 कूलम का चार्ज फ्लो करेगा 1 मिनट में, जो कि सी हो गया आपको ऑप्शन। लेट्स लुक एट अनदर सिमिलर क्वेश्चन जिसमें सर्किट की अरेंजमेंट का पूछा हुआ है। रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना चाहता है स्टूडेंट, इसमें एमीटर और वोल्टमीटर करेक्ट पोजीशंस में कहाँ लगाया हुआ है? अगेन सिमिलर सवाल है, वही वेरिएबल रेजिस्टर और सब अरेंजमेंट है, लेकिन कौन सा सही आपके पास सर्किट है जिसमें अरेंजमेंट ठीक हुई हुई है? रेजिस्टर जो है आर है, रेजिस्टर आर, उसका आपने रेजिस्टेंस ढूंढना है, याद रखो। तो आपका जो वोल्टमीटर है वो उसी आर के साथ पैरेलल में होना चाहिए, ठीक है। वोल्टमीटर बैटरी के साथ पैरेलल में नहीं लगाना, इसके साथ पैरेलल में लगाना है, एमीटर सीरीज में लगाना है। सी इज द करेक्ट ऑप्शन। इजी क्वेश्चन है। ओके, do question number 9, 10 and 11. Think about all 3 questions for a minute, and then we will continue and solve each one of them one by one. Which expression has units of energy? आपको पता है कि I इंटू टी से तो आपके पास चार्ज आता है, तो दिस इज नॉट द आंसर। दिस इज नॉट, दिस इज इक्वल टू चार्ज। चार्ज के यूनिट्स, एनर्जी के यूनिट्स तो नहीं होते। आई स्क्वायर आर से आपके पास पावर आती है, पावर इज नॉट एनर्जी।
वी आई से आपके पास पावर आती है और उसको टाइम से मल्टीप्लाई कर दो तो आपके पास एनर्जी आती है, ये बिल्कुल ठीक है। इसके अंदर एनर्जी के यूनिट्स आएंगे। वी स्क्वायर ओवर आर से भी सिर्फ पावर आती है। अगर बी और सी, सॉरी बी और डी ऑप्शंस के साथ भी आप टाइम मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास एनर्जी आ जाएगी, लेकिन यहाँ पे ऑब्वियसली सही ऑप्शन आपका सी ही है। सो इट्स जस्ट अ केस ऑफ रिमेंबरिंग द फॉर्मूला which unit is the same as volt। अभी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि वोल्ट इज जूल पर एम्पेयर, जूल पर कूलम, लेकिन यहाँ जूल पर कूलम जो है वो आपके ऑप्शंस में कहीं नहीं है। देखो जूल पर कूलम आपके ऑप्शंस में कहीं भी नहीं है। तो अब आप सिर्फ और सिर्फ ये देखो कि फॉर्मूला जो है वो क्या बनता है। यहाँ पे लिखा हुआ है एम्पेयर अपॉन ओम। इसका मतलब है कि बेसिकली ये लिखा हुआ है कि आई करंट डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस इज इक्वल टू वी। क्या ये फॉर्मूला ठीक है? आई अपॉन आर इज इक्वल टू वी। क्या ये फॉर्मूला ठीक लग रहा है आपको? ये फॉर्मूला बिल्कुल गलत है। फॉर्मूला है वी इज इक्वल टू आई मल्टीप्लाइड बाय आर। तो ऑप्शन ए तो आपका बिल्कुल गलत हो गया। ऑप्शन बी को देखो, एम्पेयर अपॉन वॉट। इसमें लिखा हुआ है कि ये फॉर्मूला है करंट डिवाइडेड बाय पावर इज इक्वल टू वी। क्या ये फॉर्मूला ठीक लिखा हुआ है? ये आपने जो फॉर्मूला पढ़ा हुआ है पावर इज इक्वल टू वी आई, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखो तो आई अपॉन वी हो रहा है, पावर इज इक्वल टू आई अपॉन वी हो रहा है। तो ये फॉर्मूला भी सही नहीं रीअरेंज हुआ हुआ और ये भी फॉर्मूला गलत है। उसके बाद आप देखो लिखा हुआ है ओम अपॉन एम्पेयर। अब ओम अपॉन एम्पेयर का क्या मतलब होता है? रेजिस्टेंस अपॉन करंट इज इक्वल टू वी। क्या v इज इक्वल टू रेजिस्टेंस अपॉन रेजिस्टेंस अपॉन करंट होता है? नहीं, हमें पता है कि v इज इक्वल टू आई आर होता है। तो ये भी गलत ऑप्शन आपको दिया हुआ है। लास्ट वाला अगर आप चेक कर लो तो वो लिखा हुआ है वॉट अपॉन एम्पेयर। वॉट होता है पावर का यूनिट, एम्पेयर होता है करंट का यूनिट, और वो कह रहे हैं कि ये है v के इक्वल। अगर आप इस फॉर्मूला को रीअरेंज करो तो ये रीअरेंज होकर आता है p इज इक्वल टू वी आई, विच इज अ फॉर्मूला दैट इज करेक्ट। दिस इज द फॉर्मूला दैट यू हैव लर्न फॉर पावर। तो ये ऑप्शन आपका सही है, इसलिए ये आपका आंसर होगा। तो आपको जो यूनिट लिखा है उसी को क्वांटिटी के हिसाब से आप यहाँ पे लिख दोगे। सारी बात जो है वो यूनिट को रिकॉग्नाइज किया कौन सी क्वांटिटी का है, उससे रिलेटेड फॉर्मूला लिख दिया और फिर देख लिया कि सही फॉर्मूला है गलत। सिंबल फॉर अ डिवाइस दैट मेजर्स करंट, ऑब्वियसली एमीटर। इतने आसान सवाल भी हैं बीच में जो कि 2 सेकंड में हो जाएंगे। ठीक है, बाकी सिंबल भी आपको वैसे पता होना चाहिए बाय द वे। ये तो आपका एमीटर है। ये बी क्या है? व्हाट इज बी? फ्यूज। सी किस चीज का निशान है? रिले का। और वी जो है वो वोल्टमीटर का सिंबल है। चलो आप क्वेश्चन नंबर 12 को देखें। shows a simple circuit, what happens when the resistance of the variable resistor is increased। ये जो वेरिएबल रेजिस्टर है इसका रेजिस्टेंस बढ़ाएंगे तो जाहिर सी बात है वेरिएबल रेजिस्टर को पीडी ज्यादा मिलेगा या ओवरऑल सर्किट में करंट कम फ्लो करेगा। सब कुछ सीरीज में है। एक चीज का रेजिस्टेंस बढ़ा दोगे तो पूरे सर्किट में करंट कम हो जाएगा। अगर करंट कम हो जाएगा तो बेटा ऑब्वियस सी बात है कि लैंप आपके डिम हो जाएंगे और मोटर जो है वो आपकी स्लो हो जाएगी। तो कहाँ पे लिखा हुआ है कि लैंप डिम हो जाएंगे और मोटर स्लो हो जाएगी? बी में लिखा हुआ है। बड़ा आसान और सिंपल सिंपल सा सवाल है, इसमें बिल्कुल भी कोई चीज कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। ये फाइल ऑब्वियसली थोड़ी सी लंबी है। इस फाइल के अंदर अगर आप देखो तो मैंने क्वेश्चंस जो डाले हैं, पहले सब टॉपिक में 22 क्वेश्चंस डाले। दूसरा जो रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी वाले सवाल हैं उसके अंदर मैंने तकरीबन 7 सवाल डाले। अब 1 या 2 क्वेश्चन और करने के बाद मैं क्या करूंगा कि मैं सब टॉपिक्स इसके बाकी के क्वेश्चन स्किप करके दूसरे सब टॉपिक पे चले जाऊंगा ताकि हम टाइम सेव कर सकें और आप बाकी के जो मैं क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ उनको आप खुद प्रैक्टिस कर सको। 13 और 14 करेंगे हम, फिर हम सब टॉपिक जंप करेंगे और रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी का सवाल करेंगे ताकि पूरा चैप्टर जो है, सारे चैप्टर्स का हर पार्ट हम कवर कर सके कॉन्सेप्चुअली। राइट, द डायग्राम शोज अ सिंपल सर्किट विच स्टेटमेंट कैन नॉट बी करेक्ट। गलत स्टेटमेंट पिक करना है। करंट आई इज 2 एम्पेयर। भाई करंट 2 एम्पेयर हो सकता है, हमें क्या पता हो सकता है या नहीं हो सकता। स्टेटमेंट सही हो सकता है लेकिन गलत इसमें कोई अपेरेंटली कोई गलती नजर नहीं आ रही। क्यों? क्योंकि जो करंट है उसका उन्होंने आपको यूनिट सही लिख के दिया हुआ है। उसके
तो लिखा हुआ ईएमएफ इज 12 जूल्स। यहाँ पे क्या मसला है बेटा, जूल्स नहीं होता है, ईएमएफ वोल्ट्स में होता है, ये प्रॉब्लम है यहाँ पे। तो बी आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमें गलत स्टेटमेंट पिक करना था। अगले में लिखा हुआ है पोटेंशियल डिफरेंस इज 10 वोल्ट्स, बिल्कुल हो सकता है क्योंकि वोल्ट्स का यूनिट सही लिखा हुआ है, रेजिस्टेंस इज 5 ओम, ये भी सही यूनिट लिखा हुआ है। तो हम बस गलत यूनिट रिकॉग्नाइज करना था किसका है, और वो बी है। ईएमएफ और पीडी दोनों का यूनिट वोल्ट्स होता है, ऑब्वियसली आपको पता होनी चाहिए बात। बैटरी कंसिस्ट ऑफ 3 आइडेंटिकल सेल्स इन पैरेलल, व्हाट इज द ईएमएफ एंड टू व्हाट इज द ईएमएफ ऑफ द बैटरी इक्वल। यूनिट पूछ रहे हैं ईएमएफ का, और बैटरी का ईएमएफ क्या होगा। बेटा ईएमएफ का जो यूनिट है वो वोल्ट्स होता है, लेकिन आपको पता है वोल्ट्स का जो दूसरा एक्चुअल यूनिट है वो जूल्स पर कूलम है। तो ये और ये यूनिट तो सही लिखा हुआ है, ये और ये गलत लिखा हुआ है, तो सी और डी को तो आप देखें भी नहीं। उसके बाद कह रहे हैं कि तीनों सेल्स का मिला के ईएमएफ क्या होगा। सपोज करो कि एक बैटरी 2 वोल्ट्स की है, एक सेल, दूसरा सेल भी 2 वोल्ट्स का है, और तीसरा सेल भी 2 वोल्ट्स का है। अगर ये ऐसे पैरेलल में कनेक्ट होंगे तो इनका टोटल ईएमएफ भी कितना होगा, 2 वोल्ट्स ही होगा। इसमें कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। तो ईएमएफ ऑफ वन सेल के बराबर ही होगा ओवरऑल ईएमएफ भी। पैरेलल में यही होता है। अगर सीरीज में लगे होते तो क्या होता है, आप इनका ईएमएफ ऐड करते हैं ऑब्वियसली। ठीक है, सो दिस इज व्हाट्स गोइंग टू हैपन। ओके, अब कुछ क्वेश्चंस मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, ये आप प्रैक्टिस कर सकते हो बाद में। ठीक है, हम क्या करेंगे, हम जाएंगे कुछ क्वेश्चन स्किप करके रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी के क्वेश्चंस पे। रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी के जो क्वेश्चंस हैं उसके अंदर पहले आपको दिखा रहे हैं वोल्टेज करंट ग्राफ। अब ये वी आई ग्राफ बना हुआ है, आपको याद होना चाहिए कि हमने जो यूजुअली पढ़ा हुआ और आपके नोट्स में जो ग्राफ बने हुए, वैसे मैंने दोनों तरह के बनाए हुए, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि हम जो यूजुअली रूल्स वगैरह पढ़ते हैं और ग्राफ स्टडी करते हैं और जो एग्जाम में ज्यादातर ग्राफ आता है वो आई वी ग्राफ आता है। आई वी ग्राफ के अंदर हमने ये पढ़ा था कि अगर यहाँ पे आई हो और यहाँ पे वी हो और ये ग्राफ हो, तो ग्राफ का जो ग्रेडियंट होता है ना वो रेजिस्टेंस के बराबर होता है। लेकिन ये जो ग्राफ है ना, इसका जो ग्रेडियंट है ना बेटा, वो 1/रेजिस्टेंस के बराबर होगा। तो अब समझना ये है कि जो लाइन ज्यादा स्टीप है इसका मतलब उसका रेजिस्टेंस लेस है, तो इसका लेस रेजिस्टेंस है। पी क्योंकि ज्यादा स्टीप है तो उसका रेजिस्टेंस लेस है, और क्यू क्योंकि लेस स्टीप है उसका ग्रेडियंट कम है तो उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। पहली बात तो ये समझनी है, जिस चीज का ग्रेडियंट ज्यादा स्टीप है उसका रेजिस्टेंस उतना ही, सॉरी उल्टी बात कर दी मैंने उल्टी बात कर दी। मैं अपनी बात को करेक्ट करूंगा, यहाँ पे उल्टा लिख दिया मैंने। हमने ये पढ़ा हुआ है कि आई वी ग्राफ के अंदर बेटा, आई वी ग्राफ के अंदर जो ग्रेडियंट होता है वो 1/r के बराबर होता है, और जो वी आई ग्राफ होता है उसमें जो ग्रेडियंट है वो सिंपली आर के बराबर होता है। इसलिए पी जो है जो ज्यादा स्टीप है उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, और क्यू जो है जो कि लेस स्टीप है उसका रेजिस्टेंस कम होगा। इट्स दैट सिंपल, स्ट्रेट फॉरवर्ड सी बात है। ठीक है, तो गलत बता दिया मैंने पहले, ये है सही सिचुएशन। अब वायर जो है वो कह रहे हैं उनका मटेरियल सेम है, दोनों वायर्स का पी और क्यू का मटेरियल सेम है और लेंथ भी सेम है, तो फिर रेजिस्टेंस चेंज होने में क्या चीज डिफरेंट हो सकती है। जाहिर सी बात है फिर तीसरी चीज जिसकी वजह से रेजिस्टेंस डिफरेंट हो सकता है दोनों का, वो क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया। क्रॉस सेक्शनल एरिया डिफरेंट होगा। लेकिन अब जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा है उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होता है, कम होता है या ज्यादा होता है। यू शुड रिमेंबर दैट रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया। जिसका मतलब ये हुआ कि जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा है उसका एरिया जो है वो लेस होगा, और जिसका रेजिस्टेंस कम है उसका एरिया जो है वो मोर होगा। सो नाउ बेस्ड ऑन दिस लेट्स चूज आवर आंसर। ग्रेटर रेजिस्टेंस किसका होगा, पी का, ऑब्वियसली ग्रेटर रेजिस्टेंस पी का होगा। सो इट्स आइदर ऑप्शन ए और बी, सी एंड डी कैन बी एलिमिनेटेड। और एरिया किसका ज्यादा होगा, क्यू का। ऑन दैट बेसिस बी इज द आंसर। तो अच्छा कॉन्सेप्चुअल सवाल था। वी आई ग्राफ का ग्रेडियंट से रिलेशनशिप और फिर रेजिस्टेंस का एरिया से रिलेशनशिप, दो कॉन्सेप्ट यहाँ पे साइमल्टेनियसली यूज करके आपको अपना जवाब देना था। तो फुली समझ में आ गया। लेट्स कंटिन्यू टू क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 जो है अब वो है कंपैरिजन वाले क्वेश्चंस। कॉपर वायर एक्स जिसका रेजिस्टेंस है आर, दूसरी वायर भी कॉपर की ही है, मतलब सेम मटेरियल है, उसकी लेंथ ज्यादा है, क्रॉस सेक्शनल एरिया हाफ है।
तो उसका रेजिस्टेंस क्या होगा। इस तरह के क्वेश्चंस करने का आपको तरीका मैंने बताया हुआ है, एक दफा और बता देता हूँ तरीका। पहले तो ये बात याद रखोगे, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। दूसरा तरीका ये बताया हुआ है, रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। नाउ टेक द रेजिस्टेंस ऑफ द ओरिजिनल रेजिस्टर। दूसरा जो रेजिस्टर है उसका रेजिस्टेंस मैंने निकालना है। पहले वाले का जो रेजिस्टेंस है R1 वो बेसिकली R है। पहले वाले वायर का रेजिस्टेंस कितना है, X का रेजिस्टेंस क्या है, सिंपली R। दूसरी वाली वायर का जो रेजिस्टेंस है उसको R2 कह देते हैं, और ये हमें फिगर आउट करना है कि इन टर्म्स ऑफ R कितना है, R से डबल है, R से हाफ है, R से 4 गुना ज्यादा है, ये डिसाइड करना है। तो R के साथ कुछ फैक्टर्स मल्टीप्लाई होंगे या डिवाइड होंगे बेस्ड ऑन द कंपैरिजन जो कि उन्होंने लेंथ और एरिया का दिया हुआ है। अब लेंथ से जो है वो रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब है कि अगर Y की लेंथ डबल है तो यहाँ पे सिंपली लेंथ की वजह से 2 मल्टीप्लाई होना चाहिए, सिंपली 2 मल्टीप्लाई होना चाहिए क्योंकि लेंथ डबल है। उसके बाद एक और मल्टीप्लिकेशन का साइन बनाओ। अब सोचो कि एरिया का कंपैरिजन क्या दिया हुआ है। उन्होंने कहा हुआ है कि एरिया जो है वो इसका कम है, एरिया इसका कम है, मतलब इसका जो एरिया है वो हाफ है ऊपर वाले एरिया के मुकाबले में, एज यू कैन सी। लेकिन एरिया का जो भी फैक्टर होता है ना वो आपने डिवाइड करना होता है, वो आपने डिवाइड करना होता है। मतलब जो भी एरिया का फैक्टर आ रहा है वो आपने यहाँ पे लिखना है। मसला ये कि एरिया का फैक्टर ही 1/2 है, एरिया इज हाफ, लेकिन इस हाफ को भी मैं फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में लिख रहा हूँ। क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि एरिया का रिलेशनशिप जो रेजिस्टेंस के साथ है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो मेरे साथ लेंथ डबल होने की वजह से क्या हुआ, 2 से मल्टीप्लाई हो गया ओरिजिनल रेजिस्टेंस, और एरिया हाफ होने की वजह से हाफ से डिवाइड हो गया। लेकिन अब इसको जब मैं रीअरेंज करके लिखता हूं तो बेसिकली आप अपने कैलकुलेटर में भी करके देख सकते हो कि R/2 और 1/1/2 जो होता है वो बेसिकली 2 ही होता है, तो ये बेसिकली 4R आता है। ठीक है, आप इसको इस तरह भी सोच सकते हो, मेंटली भी ये सवाल हो जाएगा, इतना टफ नहीं है। लेंथ डबल हुई उससे रेजिस्टेंस भी डबल हुआ, लेकिन एरिया आधा होने से भी रेजिस्टेंस डबल ही होगा, क्योंकि एरिया कम होता है तो रेजिस्टेंस बढ़ता है। तो एरिया 2 गुना कम पड़ने से रेजिस्टेंस और डबल हो जाएगा, तो 2 गुना रेजिस्टेंस दोबारा जब 2 दफा 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ओवरऑल 4R आंसर आएगा आपका। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन जो है वो आपको करने आने चाहिए। मैंने आपको वैल्यूज के साथ भी क्लास में क्वेश्चन करवाए हुए, बट एग्जाम में इस तरह रेशियो वाले क्वेश्चंस भी आते हैं जिसमें R, 2R, 4R, R/2 इस तरह आपको क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ते हैं। ओके, एक और आपको वोल्टेज वर्सेस करंट ग्राफ दिया हुआ है। कह रहे हैं कि ग्रेडियंट क्या रिप्रेजेंट करता है। इस बात को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि ग्रेडियंट आपको रेजिस्टेंस बताता है। अगर I/V ग्राफ हो, IV ग्राफ हो, अगर IV ग्राफ हो तो उससे आपको रेजिस्टेंस नहीं बल्कि 1/रेजिस्टेंस मिलता है। इज दैट क्लियर? ओके, चलते रहते हैं टाइम वेस्ट किए बगैर आगे। 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन 4 है इस फाइल में, और फिर उसके बाद हम डीसी सर्किट्स की तरफ जाएंगे। अब वो कह रहे हैं एक मेटल वायर है जिसकी लेंथ है L और उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है A और उसका रेजिस्टेंस है R। अब एक है सेकंड वायर, सेम मेटल की, तो मटेरियल का फर्क नहीं है, लेकिन लेंथ है 2L और एरिया है 4A। अब रेजिस्टेंस ऑफ द सेकंड वायर क्या होगा। अब ये उसी तरह का सवाल है जो हमने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 किया था। जेन्युइनली अगर तुम लोग अब इसको सही से सीखना चाहते हो और अटेम्प्ट करना चाहते हो तो अब मैं तुम लोगों को थिंकिंग टाइम दे रहा हूँ, सॉल्यूशन इसका निकालने का टाइम दे रहा हूँ। आप प्लीज इसको खुद ट्राई कर लो एक दफा, मुझे चैट में 4-5 लोग जवाब दे दो ताकि मुझे पता चले यार कितने लोगों को समझ में आता है, क्योंकि इस टाइप का सवाल एक तो लाजमी आ ही जाएगा आपके पेपर में। ठीक है, सो यू शुड एक्चुअली नो हाउ टू डू दिस, और इसको अभी रियल टाइम में अपने पेंसिल वगैरह निकाल के सरल सॉल्व करके मुझे बताओ बेटा कि क्या आ रहा है। ठीक है, आई एम गोइंग टू वेट, आई एम गोइंग टू गिव यू फुल 2 मिनट्स, आई एम नॉट गोइंग टू से एनीथिंग। मैं आपका इंतजार कर रहा हूँ, आप मुझे बताओगे क्या जवाब आएगा। ठीक है, चलो वेटिंग।
हाँ भाई, किसी का निकला आंसर? अब वो आपको कह रहे हैं आपकी पहली वायर का रेजिस्टेंस आर है, उसका एरिया ए है, लेंथ एल है, दूसरी वायर का लेंथ 2 से मल्टीप्लाई हो रही है, तो वही काम करेंगे आप। उसका रेजिस्टेंस निकालने के लिए, मतलब जो सेकंड वायर का रेजिस्टेंस है R2 निकालने के लिए आप क्या करेंगे, पहली वायर का रेजिस्टेंस लेंगे R और उसको दो चीजों से मल्टीप्लाई करने की कोशिश करेंगे। देखो, लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, लेंथ एंड रेजिस्टेंस आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, रिमेंबर, रेजिस्टेंस एंड लेंथ आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब क्योंकि लेंथ डबल हो रही है यहाँ पे, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन याद रखो कि रेजिस्टेंस और एरिया का जो रिलेशनशिप है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ पे मुझे एरिया की वजह से, जब एरिया 4 गुना बड़ा है तो मुझे एक्चुअली 4 से डिवाइड करना पड़ेगा, और इसकी बेसिस पे मेरा R इंटू 2/4 कितना आ गया, R/2 जवाब आ जाएगा। R/2 कहाँ पे आ रहा है आंसर, सी में आ रहा है। ठीक है बेटा। अब जरा दोनों सवालों को, ये जरा उसके मुकाबले में आसान है, पहले जरा इस वाले को पूरा सुकून से देखो। आई एम गोइंग टू वेट बिकॉज आई नो दिस इज इंपॉर्टेंट, सो आई जस्ट पॉज फॉर जस्ट 30 सेकेंड्स टू सी कि आप जो है इसको समझ लो, और कोई सवाल जहन में आता तो कर लो। पहले तो ये देखो, उसके बाद मैं पिछले सवाल पे दोबारा जाऊंगा एंड आई वांट टू जस्ट पॉइंट समथिंग आउट, और फिर उसकी बेसिस पे हम समझ लेंगे इसको कॉन्सेप्ट को। तो 4 के बाद हम जरा 2 को दोबारा देखेंगे। होपफुली 4 समझ में आ गया। लेंथ 2 गुना ज्यादा थी, दूसरी बार की 2 से मल्टीप्लाई किया। एरिया 4 गुना ज्यादा था, तो एरिया से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इसलिए 4 से डिवाइड किया। अब यहाँ पे देखो, लेंथ यहाँ पे भी ट्वाइस थी, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई किया। लेकिन एरिया था A/2, हाफ था, तो मैंने हाफ से ही डिवाइड किया। एरिया का जो भी फैक्टर है उससे मैंने डिवाइड करना है, लेंथ का जो भी फैक्टर है उससे मैंने मल्टीप्लाई करना है। अब एरिया इटसेल्फ खुद ही डिवाइड हो रहा था, तो वो डिवाइड के अंदर भी हाफ का फैक्टर आ रहा है। ये 1/1/2 जो है वो एंड में 2 बन गया था, और वो 4 आ रहा था हमारे पास। तो ये सीन था। ठीक है, चलो जी, क्वेश्चन नंबर 5 को देखें। वोल्टेज अक्रॉस अ फिक्स्ड रेजिस्टर, voltage across a fixed resistor changes, which graph shows the current with voltage। करंट वर्सेस वोल्टेज ग्राफ एक फिक्स रेजिस्टर का कैसा होता है, आईवी ग्राफ एक फिक्स रेजिस्टर का कैसा होता है, ऐसा होता है। 3 तरह के आईवी ग्राफ आपने स्टडी किए हैं। फिक्स रेजिस्टर स्लैश मेटल वायर का, जिसका ऐसा ग्राफ होता है वो ओमिक कंडक्टर होता है। बल्ब का देखा हुआ है आपने, जिसका ऐसा होता है ग्राफ। और डायोड का देखा हुआ है आपने ग्राफ, जो कि कुछ इस तरह का होता है। ठीक है, तो ये आपको जो है 3 शेप्स ग्राफ की याद होनी चाहिए। जल्दी से बाकी के 2 क्वेश्चंस भी करते हैं, और फिर हम अगली फाइल डीसी सर्किट्स पे जाएंगे। तो वायर ऑफ लेंथ 0.5 मीटर, एरिया 1 times 10⁻⁻⁶ and resistance of 0.75। another wire, same material, has length 2 meters, area 0.5। what is the resistance of the longer wire, resistance of the longer wire मतलब जो दूसरी वायर है येलो वाली वायर, उसका रेजिस्टेंस कितना होगा। पहली वाली का रेजिस्टेंस 0.75 था, तो अब हम क्या करेंगे, दूसरी वाली का जो रेजिस्टेंस है R2 निकालने के लिए पहली वाली का रेजिस्टेंस लेंगे। इस क्वेश्चन में फर्क ये है कि वहां पे था आपके पास, वहां पे था आपके पास वेरिएबल R, यहाँ पे आपको 0.75 एक्चुअल वैल्यू दी हुई है। खैर, तो क्या होगा, अब इसके अंदर 2 फैक्टर से हमने से मल्टीप्लाई करना है, एक लेंथ का फैक्टर आएगा और एक एरिया का। एरिया को देखो क्या किया उन्होंने, एरिया पहले था 1 times 10⁻⁻⁶। सॉरी, पहले लेंथ को देख लो, लेंथ पहले 0.5 थी, अब हो गई 2, तो लेंथ 4 गुना बढ़ी है, तो मुझे इसको 4 से मल्टीप्लाई करना चाहिए। लेंथ 4 गुना ज्यादा है, तो यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई होगा। एरिया को देखो, एरिया लेकिन इन्होंने क्या कर दिया कि आधा कर दिया। एरिया एक्चुअली अगर इसका ए है तो इसका 1/2 ए है, या कह लो कि A/2 है इसका एरिया, राइट। तो अब एरिया क्योंकि आधा है, तो मुझे 1/2 से मल्टीप्लाई नहीं करना, बल्कि 1/2 से ही डिवाइड करना है, 1/1/2 लिखना है। दिस विल एक्चुअली बिकम 0.75 मल्टीप्लाई बाय 8। तो 0.75 मल्टीप्लाई बाय 8 कितना होता है, जरा चेक कर लेते हैं। तो हमारे पास आंसर आ रहा है जी 6 ओम मेरी दूसरी वायर का रेजिस्टेंस आना चाहिए, जो कि ऑप्शन डी है। लेंथ 4 गुना बढ़ने की वजह से रेजिस्टेंस 4 गुना बढ़ा,
और एरिया 2 गुना कम होने की वजह से रेजिस्टेंस 2 गुना और बढ़ा, तो ओवरऑल 8 गुना रेजिस्टेंस बढ़ गया, इसलिए ओवरऑल 8 से मल्टीप्लाई हुआ और 6 आ गया। थर्मिस्टर वार्म्स अप as current increases, which graph shows the voltage versus current graph as it is increased। अब आपको पता है कि थर्मिस्टर के साथ क्या सीन होता है, थर्मिस्टर जब वार्म अप होता है तो थर्मिस्टर के रेजिस्टेंस को क्या होता है, थर्मिस्टर का रेजिस्टेंस डिक्रीज करता है। अब ये ग्राफ क्या है, वी आई ग्राफ है। वी आई ग्राफ के अंदर हमने कहा था कि जो रेजिस्टेंस जिस तरह चेंज होता है उसी तरह ग्रेडियंट भी चेंज होता है, तो इसका मतलब है हमारे पास ग्रेडियंट भी डिक्रीज होना चाहिए। सिर्फ एक ग्राफ है जिसमें ग्रेडियंट डिक्रीज हो रहा है और वो ए है, ए हमारा आंसर हो गया। ऑलराइट, सो ये हो गई हमारी करंट इलेक्ट्रिसिटी वाली प्रैक्टिस। अब हम प्रैक्टिस करेंगे डीसी सर्किट्स। ठीक है, डीसी सर्किट भी 10 पेज की फाइल है, देखते हैं कितने क्वेश्चन आज हो सकते हैं, जितने भी हो सकेंगे करेंगे। ठीक है, और फिर आगे चलते हैं। 2 मिनट का हम ब्रेक ले रहे हैं, 2 मिनट का ब्रेक ले रहे हैं, फिर उसके बाद चलते हैं। ठीक है, चलो आई गेस विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आगे चलते हैं। जस्ट गिव मी 1 second एंड देन आई विल स्टार्ट। ऑलराइट, चलो कंटिन्यू करें, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जो आपको नजर आ रहा है, ये अब मैंने सब टॉपिक्स जो यहाँ पे आइडेंटिफाई किए हैं, सेल के कॉम्बिनेशन जो आप बना सकते हैं उनका ईएमएफ, रेजिस्टर के कॉम्बिनेशन उनका कंबाइंड रेजिस्टेंस निकालने के लिए, और करंट, पीडी, रेजिस्टेंस सीरीज और पैरेलल में फाइंड आउट करने के लिए। तो ये जो पर्टिकुलर टॉपिक है इसको एज सच ज्यादा सब टॉपिक्स में डिवाइड नहीं किया, क्योंकि ज्यादातर जो सब टॉपिक वो क्वेश्चन जो है वो मिले जुले आते हैं, तो इसलिए इसके चैप्टर के सारे क्वेश्चन तकरीबन एक साथ ही। सो विल स्टार्ट फ्रॉम May June 2016 एंड गो ऑल द वे डाउन, और जैसे जैसे हम सॉल्यूशन कर सकते हैं वो करते रहेंगे। सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट क्वेश्चन। cells, lamps and resistance in all the circuits are identical। अब identical होने का मतलब क्या है कि मतलब सेल का जो भी ईएमएफ है वो ABCD में सब में सेम सेल है। अगर 6 वोल्ट का सेल है तो सब में 6 वोल्ट का ही। रेजिस्टर का जो भी रेजिस्टेंस है वो सारे रेजिस्टर्स एक जैसे हैं सब, वट एवर इज द रेजिस्टेंस। अगर 10 ओम का रेजिस्टर है तो सारे रेजिस्टर आपको जो नजर आ रहे हैं वो 10 के, और इसी तरह लैंप का भी जो रेजिस्टेंस है वो सबका सेम है। अब वो कह रहे हैं कि लैंप ब्राइटेस्ट किस में होगा। जाहिर सी बात है ब्राइटेस्ट किस में लैंप ग्लो करेगा, जिसमें मोस्ट करंट फ्लो कर सकता है। मोस्ट करंट जिसमें फ्लो कर सकता है वो आपका ब्राइटेस्ट लैंप होगा। तो किस में सबसे ज्यादा करंट फ्लो कर रहा है, सीधी सी बात है। आप ये देखो कि भाई इनको कंबाइन कैसे किया हुआ है, कंबाइन कैसे किया हुआ है। एक अज्यूम कर लेते हैं, एक अजम्पशन ले लेते हैं। हम कह लेते हैं कि हमारा जो रेजिस्टर है ना हर सर्किट में, उसका रेजिस्टेंस है 100 ओम्स, और जो लैंप है उसका रेजिस्टेंस है 50 ओम्स। एक ऐसी अजम्पशन ले रहा हूँ
ठीक है। अब सारे सर्किट्स के ऊपर जब आप वैल्यूज लिखोगे तो आपको अंदाजा होगा कि कंबाइंड रेजिस्टेंस जो है या सर्किट करंट की जो वैल्यू है वो सबसे ज्यादा कहाँ से फ्लो कर रही है। इसकी बेसिस पे जो है ना वो आप इजीली डिसाइड कर सकोगे कि सबसे ज्यादा करंट कहाँ से फ्लो कर रहा है। अब देखो सबसे ज्यादा करंट इसमें जो कंबाइंड रेजिस्टेंस आ रहा है वो 150 आ रहा है। इस सर्किट का जो कंबाइंड रेजिस्टेंस आ रहा है 150 आ रहा है। इसका जो कंबाइंड रेजिस्टेंस आ रहा है वो 250 आ रहा है। तो बी तो डेफिनेटली आंसर नहीं है। सी का जो कंबाइंड रेजिस्टेंस आ रहा है 100 और 100 आपको पता है 50 होता है। अब मैं ट्रिक्स यूज कर रहा हूँ और ट्रिक्स जिसको याद करनी है वो वापस लेक्चर्स पे जाएगा। लेकिन बेसिकली ट्रिक ये थी कि पैरेलल में अगर आइडेंटिकल रेजिस्टर लगे हुए हो जितने भी, तो आप उनका एक का रेजिस्टेंस लो और नंबर ऑफ रेजिस्टर से डिवाइड कर दो। तो 2 रेजिस्टर लगे हुए तो उनका कंबाइंड रेजिस्टेंस है 50। अगर ये 3 लगे हुए होते हैं तो उनका होता है रेजिस्टेंस 100/3। अगर ये 4 रेजिस्टर लगे हुए होते पैरेलल में तो उनका रेजिस्टेंस हो जाता है 25। एनीवेज तो इसलिए ये मिला के हो गए 50, 50 + 50 सीरीज में कितना हो गया 100। तो यहाँ पे कंबाइंड रेजिस्टेंस है 100। अब सी कुड भी पॉसिबल, इसका मतलब पता लग गया कि ए भी उससे बड़ा है तो ए भी आंसर नहीं हो सकता। हमें सबसे छोटा रेजिस्टेंस चाहिए ताकि बल्ब में सबसे ज्यादा करंट फ्लो कर सके। अब यहाँ पे देखो 100 और 100 मिला के हो गया 50 + 50 कितना हो गया 100, 100 + 100 यहाँ पे आ गया टोटल रेजिस्टेंस 200। तो डी भी आंसर नहीं हो सकता, सबसे छोटा रेजिस्टेंस सी में आ रहा है। इसका मतलब जो यहाँ से करंट फ्लो करेगा बल्ब के अंदर से वो वाला लैम्प ब्राइटेस्ट ग्लो करेगा एंड दैट शुड बी सी। ठीक है। सो कंबाइंड रेजिस्टेंस का क्वेश्चन था एक तरह से ये। नाउ द डायग्राम शोज अ बैटरी ऑफ 3 1.5 सेल्स। सारे सेल्स 1.5 एम्पियर के हैं और वोल्ट्स के हैं और वो कह रहे हैं जी एडवांटेज क्या है इस अरेंजमेंट के। बैटरी कैन सप्लाई करंट फॉर अ लॉन्गर टाइम देन अ सिंगल सेल। ये बिल्कुल सही बात की है इसने और आप लोगों के पास ये एडवांटेज आपके नोट्स में एक्चुअली लिखा हुआ भी है। द बैटरी कैन सप्लाई ईएमएफ बिटवीन 0 एंड 4.5। ऐसी कोई बात नहीं है, बैटरी का जो ईएमएफ है वो 1.5 ही होगा क्योंकि पैरेलल में जो है वो ओवरऑल ईएमएफ एक सेल के ईएमएफ के बराबर ही होता है। बैटरी सप्लाइज मोर एनर्जी टू ईच कूलम। ये असेंशियली वोल्टेज की बात कर रहे हैं। मोर एनर्जी टू ईच कूलम, एनर्जी पर यूनिट चार्ज आपका वोल्टेज की बात होती है या ईएमएफ की बात हो रही होती है। सही है। तो वो कह रहे हैं कि बैटरी का जो ईएमएफ है वो 1.5 से ज्यादा होगा, जो कि वही गलत बात हो गई, कंबाइंड ईएमएफ 1.5 ही होगा। बैटरी का ईएमएफ 4.5 है, ये बात भी गलत है। अगर ये सीरीज में होती तो होता। तो बस पहला वाला एडवांटेज ठीक है और उसको देख के आगे चलते हैं। ओके, दिस इज अ गुड क्वेश्चन अबाउट अ पोटेंशियोमीटर और अ पोटेंशियल डिवाइडर सर्किट। 6 वोल्ट्स की बैटरी लगी हुई है और 5 आइडेंटिकल रेजिस्टर है और आपको नजर आ रहा है कि वोल्टमीटर का जो कॉन्टैक्ट एल है वो कहीं भी कनेक्ट हो सकता है, इन ए बी सी डी किसी जगह पे भी कनेक्ट हो सकता है। कह रहे हैं कि कैसे आप वोल्टमीटर को कनेक्ट करें ताकि वोल्टमीटर पे रीडिंग आए 3 वोल्ट्स की। अब वोल्टमीटर पे 3 वोल्ट्स की रीडिंग कैसे आएगी इस बात को समझना जरूरी है। देखो बेटा, इस ब्रांच में लेके यहां से यहां तक टोटल वोल्टेज कितना होगा। ऑब्वियसली ये 6 वोल्ट्स के सेल के साथ कनेक्टेड है तो पूरी ब्रांच के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो 6 वोल्ट्स होगा। अब ये 3 रेजिस्टर सीरीज में लगे हुए हैं, तीनों रेजिस्टर आपस में कितना वोल्टेज शेयर कर रहे हैं इस बात को आपको पता होना चाहिए कि ये भी 2 वोल्ट्स ले रहा है, ये भी 2 वोल्ट्स ले रहा है और ये भी 2 वोल्ट्स ले रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं कनेक्शन एल यहाँ पे लगाऊंगा तो मेरी वोल्टमीटर पे रीडिंग आएगी 2 वोल्ट्स। अगर मैं कनेक्शन को यहाँ लगाऊंगा अब वो मुझे यहाँ से लेकर यहाँ तक का वोल्टेज देगा तो मुझे वोल्टमीटर पे रीडिंग मिलेगी 4 वोल्ट्स। और अगर मैं कनेक्शन को लगाऊंगा यहाँ पे तो मुझे वो यहाँ से लेकर यहाँ तक का पूरा वोल्टेज देगा जो कि होगा 6 वोल्ट्स। इसी तरह अगर मैं एल को यहाँ से बाईपास करके इधर कनेक्ट कर दूं तो मुझे जाहिर सी बात है इस ब्रांच का भी जो टोटल वोल्टेज है वो 6 वोल्ट्स है और ये दोनों रेजिस्टर आइडेंटिकल है तो उसको ये इक्वली शेयर करेंगे। मतलब इसका रेजिस्टेंस भी 3, इसका क्रॉस पीडी भी 3 वोल्ट्स होगा और इसके क्रॉस पीडी भी 3 वोल्ट्स होगा। अब जब ये मेरा वोल्टमीटर यहाँ पे कनेक्ट होगा तो मुझे ये वाला वोल्टेज देगा पॉइंट के और इसके बीच में जो कि 3 वोल्ट्स है, यहाँ पे 3 की रीडिंग आएगी। तो ए मेरा ऑप्शन है। अगर इसको मैं बी पे कनेक्ट कर देता हूँ तो ये मुझे यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा 6 वोल्ट्स का रीडिंग देगा। होपफुली सारी बात समझ में आ गई। फाइनली द राइट आंसर एज यू कैन अंडरस्टैंड इज ए। ठीक है, लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 4 नाउ। Why are batteries sometimes made from several identical cells in parallel? Essentially वो कह रहे हैं कि पैरेलल में लगाने का एडवांटेज क्या है, यही सवाल है ना दोबारा से। ग्रेटर ईएमएफ गलत, लोअर ईएमएफ गलत, लास्ट लॉन्गर
सही। स्मॉलर करंट, ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, ये कह सकते हैं हर सिंगल सेल में से जो करंट पास करता है वो स्मॉलर होता है, बट ओवरऑल जो सर्किट को करंट मिलता है वो उतना ही होता है। सो वही सवाल है, बस डिफरेंट तरीके से पूछा हुआ है। ओके, चलते रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाते हैं। लॉन्ग का वर्ड यहाँ पे इंपॉर्टेंट है ट्रांसमिशन लाइंस के साथ। इसका मतलब है कि इन वायर्स का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा, कुछ रेजिस्टेंस होगा इन वायर्स का, क्योंकि ये लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन है। आइडेंटिकल लैंप्स है, इसमें ये वर्ड आइडेंटिकल भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि दोनों लैंप्स, इसका मतलब बेसिकली उनका रेजिस्टेंस सेम है दोनों लैंप्स का। हाई रेजिस्टेंस आपकी जो है वो ट्रांसमिशन वायर्स है, मतलब वायर्स का अपना भी यहाँ पे रेजिस्टेंस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बोथ लैंप्स आर स्विच्ड ऑन, पहले क्या दोनों लैंप्स को उन्होंने ऑन किया, फिर उसके बाद एक्स को उन्होंने ऑफ कर दिया, वाई जो है वो अभी भी ऑन है। व्हाट हैपेंस टू वोल्टेज एंड पावर दैट इज कनेक्टेड टू, दैट इज सप्लाइड टू वाई। देखो वाई को जो पावर मिल रही है ना बेटा, वाई को जो पावर मिल रही है वो वी आई से आप निकाल सकते हो, ठीक है, वी आई से आप निकाल सकते हो। अब यहाँ पे ये सवाल इतना आसान नहीं है, इसके अंदर आपने रियलाइज ये करना है कि पावर वोल्टेज और करंट पे डिपेंड करती है। तो क्या यहाँ पे जो वोल्टेज मिल रहा है वाई को, क्या वो चेंज हो रहा है, और क्या उसको क्या जो करंट मिल रहा है वो चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा, और उसकी बेसिस पे हम डिसाइड कर सकते हैं कि क्या वाई में से करंट, वाई को पावर ज्यादा मिलेगी या कम मिलेगी। अच्छा, अब इसमें प्रॉब्लम ये है क्योंकि दोनों चीजें चेंज होंगी, जब दोनों चीजें चेंज होंगी तो इसलिए ये सूटेबल नहीं है फॉर्मूला। अब हमने पावर के दो फॉर्मूलाज और पढ़े जिनका नाम है आई स्क्वायर आर, एक फॉर्मूला ये है और दूसरा फॉर्मूला है वी स्क्वायर अपॉन आर। इसकी बेसिस पे भी हम जो है वो बता सकते हैं कि वाई की पावर बढ़ेगी या कम होगी। इस इन दोनों फॉर्मूलाज की अच्छी बात यह है कि जो आर है, यानी कि जो मेरा बल्ब का जो अपना रेजिस्टेंस है, बल्ब का जो अपना रेजिस्टर है वो चेंज नहीं होगा, वो कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। ये जो वोल्टेज है ये चेंज होगा। अब हमें ये डिसाइड करना है कि क्या ये वोल्टेज इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा। इसकी बेसिस पे फिर हम बता सकते हैं कि पावर इंक्रीज करेगी या डिक्रीज करेगी, ठीक है। या फिर अगर आप आई स्क्वायर आर वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, उसकी बेसिस पे भी आप डिसाइड कर लें कि यार करंट जो इस यहाँ से पास करेगा, ये वाला जो करंट है एसेंशियली आप इसमें इंटरेस्टेड हो, ये जो करंट है क्या ये बढ़ेगा या कम होगा, इसको आपने डिसाइड करना है। या जो ये वोल्टेज है, ये वाला वोल्टेज, ये वाला वोल्टेज बढ़ेगा या कम होगा। अब देखो बात सुनो, पहले दोनों लैंप्स कनेक्टेड थे, इनका कंबाइंड रेजिस्टेंस ज्यादा होगा या अकेले का रेजिस्टेंस, वाई का रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। पहले तो इस बात का जवाब देना बनता है, क्या कंबाइंड रेजिस्टेंस ज्यादा होगा दोनों लैंप्स का मिला के, या अकेले वाई का रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। अब ये जिस बंदे को इस बात का जवाब पता है ना वो सही आंसर के करीब आ सकता है, जिसका यही वाला कॉन्सेप्ट गलत है वो आगे नहीं चल सकता। तो भाई इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये रियलाइज करनी है कि कंबाइंड रेजिस्टेंस कम होगा, बल्कि हाफ होगा एक्चुअली, और जो अकेले वाई का रेजिस्टेंस है वो ज्यादा होगा। वाई, क्योंकि कंबाइंड जब आप दो चीजें पैरेलल में लगाते हो तो उनको ओवरऑल रेजिस्टेंस जो है वो उन दोनों की वैल्यू से छोटा आता है, तो एक्स और वाई का कंबाइंड रेजिस्टेंस कम होगा, जबकि वाई का अकेले का रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। सो इनिशियली व्हेन बोथ लैंप्स आर ऑन, तो तब रेजिस्टेंस एक्चुअली कम है। जब उन्होंने वाई को एक्स को ऑफ कर दिया और सिर्फ वाई कनेक्टेड है, तो इसका मतलब है कि अब एक्चुअली जो ओवरऑल रेजिस्टेंस है वो उसका ज्यादा होगा अकेले लैंप का। अकेले लैंप का अगर रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो इससे हमें ये बात समझ में आएगी कि भाई अब जो है इस पर्टिकुलर जगह पे जो इसको वोल्टेज का शेयर मिलेगा, क्योंकि ये वाली वायर, ये वाला लैंप, दिस वायर, दिस लैंप एंड दिस वायर, दे आर ऑल इन सीरीज। ये एक सीरीज में पूरा सर्किट बन रहा है ऐसे करके, ये तीनों सीरीज में। तो अब इनके और इनके रेजिस्टेंस में तो कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन इस अरेंजमेंट के अंदर हमने देखा कि रेजिस्टेंस बढ़ गया, तो इसका पीडी का शेयर बढ़ जाएगा। अब ये बात हम कैसे कर रहे हैं, हमें पता है कि जो चीजें सीरीज में होती हैं वो वोल्टेज को शेयर करती हैं, और वोल्टेज का शेयर किसका ज्यादा होता है, जिसका रेजिस्टेंस भी ज्यादा होता है। तो जब इसका रेजिस्टेंस जाएगा ज्यादा तो वी की वैल्यू बढ़ेगी, वी की वैल्यू बढ़ेगी तो इसका मतलब पावर ज्यादा आएगी। तो हमारा आंसर जो है वो इस वाले फॉर्मूला से कंप्लीट आ जाएगा, क्योंकि हमें वोल्टेज और पावर दोनों का बताना, तो हम बताएंगे कि वोल्टेज भी उसके अक्रॉस बढ़ेगा और पावर भी जो है वाई को ज्यादा मिलेगी। फाइनली आंसर आपका सी आ जाए, ठीक है।
अब हम शुरू करते हैं बात क्वेश्चन नंबर 6 की। एक मिनट जरा बच्चों होल्ड करना, हम आगे कंटिन्यू करते हैं। Just give me a minute, I'll pause और उसके बाद हम आगे चलेंगे। ऑलराइट, आई होप सबको आवाज आ रही मेरी। तो हम कंटिन्यू करेंगे यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे। अब आपको एक सर्किट नजर आ रहा है। ये क्वेश्चन जो है ये रिपीट है, जो हमने पिछले वाले करंट इलेक्ट्रिसिटी के चैप्टर में भी मैंने क्वेश्चन डाला हुआ था, तो ये रिपीट हो रहा है, इसलिए हम इसको नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ये इस पे खामखा में डबल डबल टाइम वेस्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 को देखेंगे आप, तो आपको नजर आ रहा है, वो आपसे पूछ रहे हैं व्हाट अफेक्ट डज क्लोजिंग द स्विच हैव ऑन द रीडिंग्स ऑफ एमीटर्स एक्स एंड वाई। तो भाई दो एमीटर लगे हुए हैं, एमीटर एक्स एमीटर वाई, मतलब कि जो यहाँ से करंट पास कर रहा है और जो यहाँ से करंट पास कर रहा है वो बढ़ेगा या कम होगा, एसेंशियली आपने ये बताना है इस स्विच को क्लोज करने की वजह से। अब मजे की बात यह कि ये जो ब्रांच है ये क्या है, ये ब्रांच में कुछ भी नहीं लगा हुआ। तो इस ब्रांच के अंदर इसका रेजिस्टेंस बहुत लो है, लाइक वेरी लो रेजिस्टेंस। इसे हम कहते हैं बेसिकली शॉर्ट सर्किट। किसी भी सर्किट में जब ऐसा हो जाए ना, कोई एक ऐसा रास्ता बन जाए, किसी सर्किट में कोई ऐसी ब्रांच बन जाए जहां पे रेजिस्टेंस ना होने के बराबर हो, क्योंकि वायर का रेजिस्टेंस तो बहुत लो है, वायर और स्विच का बीच में कोई रेजिस्टेंस ही नहीं है। तो इसका मतलब है कि ये जो ब्रांच है ना, ये सर्किट को शॉर्ट कर रही है। अब जो सर्किट शॉर्ट होता है ना, शॉर्ट, तो उसका एसेंशियली मतलब ये होता है कि सारा का सारा करंट यहां से पास करेगा, इस ब्रांच से कोई सर्किट पास नहीं करेगा। अब पहले हम देख लेते हैं कि पहले यहाँ पे करंट किस तरह पास करेगा। पहले करंट जाएगा यहां से, स्विच जब ओपन है, यहां से जाएगा करंट, यहां से जाएगा करंट, यहां से जाएगा करंट और यहां से करंट जाएगा। इस तरह आपका करंट फ्लो कर रहा है। तो यहाँ से भी करंट फ्लो कर रहा है, यहाँ से भी करंट फ्लो कर रहा है, और बराबर करंट फ्लो कर रहा है, क्योंकि ये बस एक यही लूप है पूरे सर्किट में, ये एक ही पाथ है, दोनों में इक्वल करंट फ्लो कर रहा है, इधर से भी और इधर से भी इक्वल करंट है। जो करंट वहां से स्टार्ट होता है पूरी साइकिल कंप्लीट करके जाता है, क्योंकि बीच वाली ब्रांच तो अभी डिस्कनेक्टेड है ना। अब होगा ये कि जब वो स्विच क्लोज करेंगे, तो अब सर्किट का जो पाथ बन रहा है वो ये बन रहा है। अब ओवरऑल सर्किट के रेजिस्टेंस को क्या हुआ, पहले इसमें दो रेजिस्टर लगे हुए थे, लेट्स सपोज ये भी 100 ओम का, ये भी 100 ओम का, टोटल रेजिस्टेंस था 200 का, वो अब कट के रह गया सिर्फ और सिर्फ 100 ओम्स। तो पहली बात तो ये कि जो यहां से करंट पास करेगा वो तो इंक्रीज करेगा, इसमें से जो करंट पास करेगा वो तो इंक्रीज करेगा, क्योंकि भाई पहले करंट जो है वो यहां से भी गुजर के आ रहा था, 100 ओम के रेजिस्टर से यहां से भी गुजर के आ रहा था, तो टोटल 200 का रेजिस्टर था। वैल्यू मैं ऐसी अज्यूम कर रहा हूँ रेजिस्टेंस की। अब वो कट के सिर्फ 100 रह गया, तो जाहिर सी बात है यहाँ से ज्यादा करंट पास करेगा, इसकी एक्स की वैल्यू तो इंक्रीज होगी। तो एक्स की वैल्यू में अब आप इंक्रीज चूज कर लें और ऑप्शन ए और बी को एलिमिनेट कर दें। अब आप ये सोचें कि वाई की वैल्यू के साथ क्या होगा। बेटा देखो, जब करंट यहाँ आता है ना, तो उसके पास दो चॉइसेस हैं, उसने यहां जाना है और यहां जाना है।
अब वो जो चॉइस होती है वो डिपेंड करती है कि दोनों ब्रांच का रेजिस्टेंस कैसा है। यूजुअली जब ऐसे दो ब्रांचेस होती हैं तो करंट उसमें स्प्लिट हो जाता है एक सर्टेन रेशियो में। जिस ब्रांच का रेजिस्टेंस ज्यादा होता है वहां करंट थोड़ा कम जाता है, जिस ब्रांच का रेजिस्टेंस कम होता है वहां रेजिस्टेंस थोड़ा ज्यादा जाता है। लेकिन मसला ये है कि ये वाली जो ब्रांच है ना बेटा, इसका रेजिस्टेंस है बहुत लो, तो सारा करंट यहीं से पास हो जाएगा। मतलब हमने सर्किट को शॉर्ट कर दिया, सर्किट का सारा, एक तरह से हमने क्या कर दिया, सर्किट को शॉर्ट कर दिया। शॉर्ट का मतलब होता है कि हमने अपने करंट को एक शॉर्टकट दे दिया, तो करंट सारा का सारा यहां से चला जाएगा, इस ब्रांच को लिफ्ट ही नहीं कराएगा। यहाँ पे एसेंशियली करंट जो है वो ऑलमोस्ट जीरो के बराबर हो जाएगा, यहाँ से पास ही नहीं करेगा करंट। और इसलिए हम कहेंगे कि वाई की जो वैल्यू है वो डिक्रीज करनी चाहिए। तो एसेंशियली आपका आंसर हो गया सी। गुड क्वेश्चन। लेट्स कंटिन्यू। क्वेश्चन नंबर 8 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ डिफरेंट रेजिस्टेंसेस आर कनेक्टेड टू अ पावर सप्लाई ईदर इन पैरेलल और सीरीज सर्किट, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट। सही स्टेटमेंट बतानी है। द करंट इज द सेम इन ऑल रेजिस्टर्स इन पैरेलल। करंट सेम इन पैरेलल, ये स्टेटमेंट ऑब्वियसली आपको पता है गलत है। पैरेलल में करंट तो स्प्लिट होता है, वोल्टेज सेम होता है पैरेलल में। द करंट इज द सेम इन ऑल रेजिस्टर्स इन सीरीज। करंट सेम होगा सीरीज रेजिस्टर्स में, ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, ये आंसर हो सकता है, लेकिन अभी भी बाकी के ऑप्शंस पढ़ लो। वोल्टेज अक्रॉस ईच रेजिस्टर इज डिफरेंट फॉर ऑल रेजिस्टर्स कनेक्टेड इन पैरेलल, गलत। पैरेलल में सब रेजिस्टर्स का वोल्टेज सेम होता है, चाहे वो डिफरेंट वैल्यूज के हों या चाहे वो सेम वैल्यूज के हों। उसका लिखा हुआ है वोल्टेज अक्रॉस ईच रेजिस्टर इज सेम फॉर देम कनेक्टेड इन सीरीज। सेम इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये जो सीरीज में रेजिस्टर्स लगे हुए हैं, ये जो टोटल वोल्टेज शेयर करते हैं, इसको जो वोल्टेज मिल रहा है, उसको जो वोल्टेज मिल रहा है, उसको जो वोल्टेज मिल रहा है, जो टोटल वोल्टेज शेयर करते हैं, ये अपनी रेजिस्टेंस की वैल्यू की बेस पे शेयर करते हैं। अगर ये इक्वल वैल्यूज के रेजिस्टर्स हो, मतलब ये सारे 100 ओम्स के हों, तो इनको, और इस पूरी ब्रांच का रेजिस्टेंस हो 6 वोल्ट्स, तो सबको 2 वोल्ट्स मिल जाएगा। लेकिन उन्होंने कहा कि ये डिफरेंट वैल्यूज के रेजिस्टर्स हैं, तो इसलिए इनको सेम वोल्टेज नहीं मिलेगा, इनके अक्रॉस पीडी सेम नहीं होगा बल्कि डिफरेंट होगा। तो ऑप्शन डी भी इसलिए गलत, ऑप्शन बी बिल्कुल ठीक था। तो बेटा आपको जो सीरीज और पैरेलल के रूल्स पढ़ाए ना, और उसके अंदर जो क्लास में एग्जांपल्स करवाई हैं, और जो नोट्स में आपको सिंपल एग्जांपल से लेके मुश्किल की तरफ लेके गया, तो उसको लाजमी प्रैक्टिस कर लेना, फिर इन सवालों को करने बैठना तो आपको अच्छे समझ में आएंगे। ठीक है। द बैटरी इन द सर्किट कंटेन्स टू आइडेंटिकल सेल्स कनेक्टेड इन पैरेलल। कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों सेल्स का मिला के अभी भी ईएमएफ जो है वो 2 ही होगा, तो सर्किट में जो ईएमएफ है वो अभी भी 2 है। वो कह रहे हैं व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन करंट I1 एंड I2 एंड गिव्स द ईएमएफ ऑफ, कौन सी रो में ईएमएफ की वैल्यू सही लिखी हुई है। ईएमएफ की वैल्यू 2 जो है वो सही है, 4 जो है वो गलत है। ऑप्शन बी एंड डी आर रॉन्ग। उसके बाद I1 और I2 सीरीज में है बेटा, I1 और I2 सीरीज में, जो करंट I1 है I2 उसके बराबर है, तो ये वैल्यूज इक्वल हैं। ऑन दैट बेसिस यू कैन सी ऑप्शन सी इज करेक्ट। कितने सवाल बाकी हैं इस फाइल में, थोड़ा सा आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए छोड़ दूं। आई गेस आई एम गोना डू द लास्ट क्वेश्चन, एंड देन उसके बाद जो है वो बाकी के क्वेश्चन में कुछ आपकी प्रैक्टिस के लिए छोड़ दूंगा। ठीक है। प्रैक्टिकल इलेक्ट्रिसिटी और इंट्रोडक्टरी इलेक्ट्रॉनिक्स हमें जो है वो नेक्स्ट क्लास में उठाना पड़ेगा, या हो सकता है कि मैं यहाँ से, अगर ये क्वेश्चन आपको मुश्किल लगेंगे, मोस्ट प्रॉब्ली ये वाले क्वेश्चन मुश्किल लगेंगे, तो मैं कल वाली क्लास में भी यही करवा दूंगा पहले, बिकॉज आई नो इलेक्ट्रिसिटी सीम्स पर्टिकुलरली डिफिकल्ट टू स्टूडेंट्स। तो थर्मल और वेव्स वगैरह तो आप कर ही लोगे मैनेज, प्रॉब्ली लाइट तो थोड़ा सा अटेंशन देनी पड़ेगी। तो हम क्या करेंगे कि अगली क्लास में यहीं से ही स्टार्ट कर लेंगे, इलेक्ट्रिसिटी पे ही थोड़ा फोकस कर लेंगे, और इसकी वीडियो का पार्ट 2 बना लेंगे, और इसको यहाँ से कंटिन्यू कर लेंगे, बल्कि यहीं से कंटिन्यू कर लेंगे, यहाँ से कंटिन्यू करेंगे अगली क्लास में। और वो इंशाल्लाह कोशिश करके कल ही रखेंगे, और फिर इसमें प्रैक्टिकल इलेक्ट्रिसिटी और सीआरओ के क्वेश्चन भी इसमें इंक्लूड कर लेंगे। ठीक है। तो आज भी हमने तकरीबन कोई 25-30 क्वेश्चन तो सॉल्व किए हैं, तो बाकी के जो हैं, इलेक्ट्रिसिटी की थोड़ी प्रैक्टिस ज़्यादा रिक्वायर्ड है, तो बाकी इसकी एक और क्लास रख लेंगे इलेक्ट्रिसिटी की, फिर हम लाइट के और वेव्स के एक दिन क्वेश्चंस करेंगे उसके बाद। या वो क्योंकि हम स्कूल में थोड़े ज़्यादा कर चुके हैं, तो हो सकता है कि हम उसको स्किप करके डायरेक्ट काइनेमेटिक्स डायनामिक्स के एमसीक्यूज की तरफ चलेंगे। विल सी। ठीक है। चलो भाई, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। अल्लाह हाफिज़।